थोड़े मोर। कोरिलेशन हम पढ़ रहे हैं, कोरिलेशन का मतलब है रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। कैसे? देखिए रेन में और वीट आउटपुट में, बताइए क्या दोनों में कोई रिलेशन है? वीट आउटपुट में और रेन में कोई रिलेशन है क्या? है? और कहा जाए कि रेन में और आपकी एज में कोई रिलेशन है? नहीं। तो ये हमें चेक करना है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है क्या, और है तो कैसा है, जिसमें हम कहेंगे रिलेशन है। अब ये रिलेशन कितने तरीके का हो सकता है, तो वो देखो टाइप ऑफ कोरिलेशन। टाइप ऑफ कोरिलेशन। वॉइस नहीं आ रही है? अभी वॉइस नहीं आ रही है तो ऑडियो आ रहा नहीं आ रहा? हिमांशु को आ रहा है और उसको आ रही है। अभिषेक आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, आ जाएगी। आपको नेटवर्क इशू होगा, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन। टाइप ऑफ कोरिलेशन में देखो, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें तो बोल दो वेरिएबल पे बेस। वेरिएबल बेस, ठीक है। वेरिएबल बेस में क्या मैं ये ऐसा कह सकता हूँ कि एक होता है सिंपल कोरिलेशन, एक होता है मल्टीपल कोरिलेशन, और एक होता है पार्शियल कोरिलेशन। मतलब क्या है इन तीनों का, समझिए। अगर दो वेरिएबल का रिलेशन है एक्स और वाई का रिलेशन, तो हम उसे कहेंगे सिंपल कोरिलेशन। एक्स और वाई में कोरिलेशन है तो हम कहेंगे सिंपल कोरिलेशन। अगर x का कोरिलेशन y और z दोनों के साथ है, x का रिलेशन y और z दोनों के साथ निकाल रहे हैं, तो क्या हम मल्टीपल कोरिलेशन निकाल रहे हैं? क्योंकि एक का रिलेशन दो के साथ, तो क्या ये मल्टीपल हो गया? बोलो। एक वेरिएबल का रिलेशन दो के साथ निकाल रहे हैं, तो क्या ये मल्टीपल हो गया? और दो का रिलेशन एक के साथ निकाल रहे हैं, तो क्या ये पार्शियल हो गया? बोलिए हाँ या ना। बोलो भाई हाँ या ना। अच्छा, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आपके पास एक घर है, मतलब एक बंदा है और एक घर है। बताओ क्या, क्या हम बोलेंगे कि सिंपल प्रॉपर्टी है, एक बंदा एक घर। एग्जाम्पल है, ठीक है। एक बंदे के पास एक घर है, क्या सिंपल प्रॉपर्टी है? क्या उसके पास सिंगल प्रॉपर्टी है? बोलो, क्या उसके पास सिंगल प्रॉपर्टी है? एक बंदे के पास दो घर, क्या मल्टीपल प्रॉपर्टी है? और दो बंदों के पास मिला के सिंगल घर, क्या ये पार्शियल प्रॉपर्टी है? तो वन टू वन, वन टू टू, और टू टू वन। तो सिंपल, मल्टीपल एंड गेट ओके। नेचर पे आते हैं। नेचर पे हम बात करें तो हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, जिसमें पहला होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब वैसे कुछ गलत नहीं है कि सही और गलत हम कहें।
पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं, अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, अगर ए वेरिएबल इंक्रीज होता है और बी वेरिएबल भी इंक्रीज होता है तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। ए के इंक्रीज होने पे डी भी इंक्रीज होता है, ए के डिक्रीज होने पे क्या हम कह सकते हैं कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है? बोलो, क्या हम कह सकते हैं दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है? गाइस थोड़ा सा फास्ट करते रहें। नेगेटिव में क्या कहा गया? डिफरेंट डायरेक्शन। क्या मतलब है डिफरेंट डायरेक्शन का? कि ए अगर बढ़ेगा, बी, ए अगर घटेगा, बी बढ़ेगा। ये आप डिमांड सप्लाई की जो प्राइस लेते हैं ना, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगी? हाँ सॉरी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? पढ़ा है ना आपने इकोनॉमिक्स में। तो प्राइस घटेगी तो डिमांड क्या होगी? प्राइस घटेगी तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें नेगेटिव कोरिलेशन है? तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें नेगेटिव कोरिलेशन है? अच्छा, अगर पेट्रोल प्राइस बढ़ेगी तो बस का भाड़ा क्या होगा? ट्रांसपोर्ट का भाड़ा क्या होगा? अगर पेट्रोल प्राइस बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेज है वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो बताओ उनमें क्या पॉजिटिव रिलेशन है? क्या उनमें पॉजिटिव रिलेशन है? उसके बाद क्वांटम के हिसाब से, प्रोपोर्शन के हिसाब से बनाया गया है। नॉन लीनियर। अभी लीनियर नॉन लीनियर क्या है? अगर इंक्रीज डिक्रीज दो वेरिएबल में सेम प्रोपोर्शन में तो उसे कहेंगे लीनियर, और डिफरेंट प्रोपोर्शन में हो तो उसको कहते हैं नॉन लीनियर। सवाल ये है कि ये एक ही डायरेक्शन में जाएंगे या अलग अलग? कैसे? मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अ, इसको समझो। ये वेरिएबल बढ़ता है कितना? 8%। तो बी वेरिएबल भी बढ़ता है 8%। क्या ये लीनियर रिलेशन है? गुड। क्या इनमें लीनियर रिलेशनशिप है? अगर ए वेरिएबल बढ़ता है 8%, ठीक है, और बी वेरिएबल घटता है 8%, तो भी क्या इन दोनों में लीनियर रिलेशन है? ओके, तो दोनों ही केस में लीनियर है, पर एक फर्क है, सुनो ध्यान से। क्या मैं इसको पॉजिटिव लीनियर कहूँ? क्योंकि ये दोनों की कंडीशन पूरी कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन भी है और सेम प्रपोर्शन भी है। तो क्या मैं इसे पॉजिटिव लीनियर कहूँ? और ये प्रपोर्शन तो सेम है पर डायरेक्शन डिफरेंट है, तो क्या इसे हम नेगेटिव लीनियर कहें? ओके, आगे चल लेते हैं, मैं इसको थोड़ा आगे ले लेता हूँ।
सेम चीज इसमें रहेगी, नॉन पॉजिटिव नॉन लीनियर। जैसे कि ए बढ़ेगा 8%, तो बी बढ़ेगा 6%। बताओ जी, क्या ये नॉन लीनियर है? क्या ये नॉन लीनियर है? बोलिए, क्या ये नॉन लीनियर है? और पॉजिटिव भी है साथ में, तो हम कहेंगे नॉन लीनियर पॉजिटिव। ठीक है, आगे चलिए। नेगेटिव नॉन लीनियर और देख लो, 8%। तो बी घटेगा, और वो भी कितना? 6%। बोलिए, क्या ये नेगेटिव नॉन लीनियर है? दैट्स इट। ये आपके सारे रिलेशंस हो गए। बता दो भाई, एक बार किसी को कोई डाउट है तो बोलो। कोरिलेशन के टाइप्स हमने पढ़ लिए, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। ओके, अब सवाल आता है कि हम इनको निकालेंगे कैसे। सवाल आता है कि हम इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सुनो क्या है। कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, और कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन के लिए हमें निकालना होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, इसको निकालने के दो मेथड मेथड है हमारे पास। एक होता है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, एक ग्राफिकल मेथड है और एक मैथमेटिकल मेथड है। मैथमेटिकल मेथड की हम बात करेंगे डिटेल में। ग्राफिकल में मैं आपको बता दूं, स्कैटर डायग्राम मेथड होता है। स्कैटर डायग्राम मेथड होता है। और मैथमेटिकल मेथड के अंदर एक होता है कार्ल पियर्सन मेथड, दूसरा होता है स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, तीसरा होता है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट मेथड। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स होते हैं हमारे कैलकुलेशन में। बोलिए, क्लियर है? अब इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन मेथड। ओके, कार्ल पियर्सन मेथड में भी
दो फॉर्मूले हमें दे रखे हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। सवाल ये है, समझने वाली बात ये है कि इनमें फर्क क्या है। तो ये जो कैलकुलेट होता है ये होता है यूजिंग एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन का इस्तेमाल करके करते हैं, इसलिए इसको बोला गया डायरेक्ट मेथड। आपको याद है स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ऐसा किया था हमने कि जब हम एक्चुअल मीन को यूज कर रहे थे तो हम डायरेक्ट मेथड बोल रहे थे, और जब हम कर रहे थे अज्यूम मीन को यूज तो उसे हम क्या कह रहे थे, शॉर्टकट मेथड। बोलो जी, यहां तक किसी के को डाउट है तो बोल दो पहले कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके का मेथड निकाल रहे हैं। नहीं है? ओके, अब आइए आगे। डायरेक्ट मेथड में दो सिचुएशन है। पहली, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, जब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्वेश्चन में दे रखा हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, समीशन dx dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, n आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी पता है। बात आती है इसकी, तो ये क्या है सुनो, x माइनस एक्स बार करेंगे हम, मतलब x में से उसका मीन निकालेंगे, तो d आएगा x का निकल के। ऐसे ही y माइनस वाई बार करेंगे तो d आएगा y का निकल के। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आएगा dx dy, और इसका टोटल हमें लेना है। बोलिए, आई बात समझ में? इस फॉर्मूले में dx dy ये रहा, n आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ओके, बोलो क्लियर है ना? ठीक है, अब आ जाइए आगे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया होता तो क्या होता, व्हेन HD नॉट गिवन, तो देखो क्या होता, फॉर्मूला सेम रहेगा dx dy अपॉन में हम लिखेंगे समेशन dx स्क्वायर इंटू समेशन dy स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ठीक है, ये कैसे लेके आए हम वो मैं आपको समझा देता हूँ, लिखना आपको यही है। इसी फॉर्मूले को उठाइए आप, इसी को, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, समेशन dx dy n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फॉर्मूला ये होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का फॉर्मूला, बोलो क्या यही है फॉर्मूला भाई? अगर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और डिटेल में लिखें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, dx dy n मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का फॉर्मूला। बोलिए हाँ या ना? हाँ, तो इसमें से कट कर दिया गया क्या, ये। ठीक है, तो बना ये फॉर्मूला कि dx स्क्वायर और dy स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो। ओके,
अब बात आती है कि अगर हमारे पास एक्चुअल मीन नहीं है तो फिर ये तो कैलकुलेट हो नहीं पाएगा, फिर हम क्या लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। तो शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना है, हमें करना है फॉर्मूला लगाना है, सेम वही चीज रहेगी, समेशन डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई। ओके, नीचे आ जाएगा समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट, और सेम चीज आ जाएगी यहाँ पे समेशन डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। बोलो जी, आई बात समझ में? ये भी वैसे ही बनाया गया है, यहाँ पे शॉर्टकट का फॉर्मूला रख के और फिर बनाया गया है। बोलिए भाई, आई बात समझ में? तो चले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे सामने है एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में अगर हम आए तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें कह रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड आल्सो फिल द गैप। वैल्यूज दे रखी है और साथ में लिखा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज आर 8 एंड 10। तो गैप तो इसी से फिल हो जाएगा। देखो एक्स दे रखा है 8, 4, 12, 6 और 10। थोड़ा स्पेस दे के लिखूंगा। वाई दे रखा है 11, 13, एक्स लिख देता हूँ, और 10 और 9। एक्स का मीन दे रखा है 8, एक्स बार 8 है एंड वाई बार 10 है। तो बता सकते हैं कि y की वैल्यूज का टोटल कितना होगा, समेशन y कितना रहा होगा? बोलिए, क्या बता सकते हैं समेशन y कितना रहा होगा? बोलो भाई, बता सकते हैं क्या? 50। कैसे निकाला? n हमें दे रखा है 5, y बार है 10, तो मल्टीप्लाई कर दो। बोलो जी, सिंपल है। और जब ये 50 है तो क्या ये मिसिंग वैल्यू पता कर सकते हैं आप? जब ये 50 है टोटल तो मिसिंग वैल्यू पता कर सकते हैं क्या? 7 आ रही है, तो ये लो जी 7। तो ये तो छोटा सा टास्क था, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसके कोरिलेशन निकालने पे। बताओ डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहिए या शॉर्टकट? आप बताइए, डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहिए या शॉर्टकट? डायरेक्ट बता रहे हैं हिमांशु, ठीक है। और डायरेक्ट में क्या एच डी दे रखा है हमें? डायरेक्ट में क्या एच डी दे रखा है क्या हमें? स्टैंडर्ड डिवीजन। बोले भाई, स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है क्या हमें? नहीं दे रखा। तो हम करेंगे x माइनस एक्स बार, तो d निकल के आएगा ना। करो, ये है 8, तो 8 माइनस 8 0, 4 माइनस 8 -4, 12 माइनस 8 +4, यह आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा +2। बोलो ठीक है। y माइनस वाई बार कर दें तो dy आ जाएगा क्या? ओके, ठीक है, तो कर दीजिए। 10 है y बार, तो आ जाएगा 1, 3, -3, 0, -1। अब कर देंगे हम dx dy, मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को,
ठीक है, कितना आ रहा है 0 -12 -12 0 और -2। बोलिए हाँ या ना। टोटल आ जाएगा -26 dx dy। ओके, अब r निकालना है आपको, तो समेशन dx dy अपॉन dx स्क्वायर dy स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायर कर लीजिए, dx स्क्वायर ये रहा 0 16 16 4 और 4। बोलो जी 16 दूनी 20 40, और यहाँ पे कर दीजिए dy स्क्वायर, तो 1991 20 -26 अपॉन 40 इंटू 20 का अंडर रूट। बोलो जी यही आता है क्या? करके देख लो, क्या सारी बातें यही आ रही है? कोई फिगर किसी की गड़बड़ तो नहीं है कैलकुलेशन में? बोलो भाई यही आ रहा है क्या? और अगर यही आ रहा है तो फाइनल आंसर बता दो। बोलो भाई यही आ रहा है क्या? -0.9291 -0.91 है क्या? ये 9192 फर्क क्यों आता है बेटा? एक चीज आप ध्यान रखें, मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको उसको कैलकुलेटर के ऊपर ही सोल्व करना है। मैंने बताया वो आपको कैसे। अभी आपने कुछ लोगों ने हो सकता है ऐसा किया होगा कि 40 मल्टीप्लाई बाई 20 उसका अंडर रूट, फिर वो वैल्यू आपने लिखी होगी कुछ लोगों ने, ठीक है। आपको लिखनी नहीं है वो वैल्यू, आपको वो वैल्यू डायरेक्ट करनी है। पता है सबको डायरेक्ट कैसे करते हैं? वो वैल्यू को डायरेक्ट 26 को उससे डिवाइड कैसे करेंगे पता है ना सबको, बताया हुआ है मेरा। 40 इंटू 20, दोबारा सुन लो, 40 इंटू 20 अंडर रूट, जो वैल्यू आएगी इक्वल्स टू दबा देंगे आप, ठीक है। फिर आप करेंगे डिवाइड इक्वल्स टू इंटू, और 26 करके वापस इक्वल्स टू कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। बताइए भाई किसी को क्वेश्चन नंबर 1 में दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फरमाओ। ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 अभी नहीं करना है, 3 रैंक का है तो नहीं करना है। 4th पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट। एन दे रखा है आपको 10, ठीक है। आगे लिखा है समेशन एक्स, तो ये लो समेशन एक्स 100। क्या इन दोनों से मीन बता सकते हो आप? बोलिए क्या इन दोनों से मीन बता सकते हैं क्या इतनी जानकारी से? बोलो मीन 10 आ जाएगा। ओके, आगे लिखा हुआ है समेशन वाई 150, तो एन तो वही 10 ही रहेगा, तो क्या वाई बार बता सकते हैं आप? 15 आ रहा है क्या? बोलिए वाई बार 15 है क्या? ओके, आगे लिखा है x माइनस 10 का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार करते हैं हम जनरली, तो डी स्क्वायर आता है, ये होता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा x माइनस 10 स्क्वायर, तो क्या 10 हमारा मीन है? तो क्या ये दोनों बातें सेम है? जो हम करते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और जो इन्होंने किया x माइनस 10 का स्क्वायर, तो क्या दोनों बातें सेम है? और इसका मतलब क्या हमें ये डी स्क्वायर दे रखा है? हमें जो ये दे रखी है वैल्यू 180, क्या ये डी एक्स स्क्वायर दे रखी है? यस। सिमिलरली आगे लिखा है देखो y एक्स नहीं है, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। x माइनस
नहीं है, ये x नहीं है, y होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मिसप्रिंट है। तो y माइनस 15 स्क्वायर, तो क्या ये हमें dy स्क्वायर दे रखा है 215, ओके। और लास्ट वन इज x माइनस 10, मतलब x माइनस एक्स बार, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार, मतलब y माइनस 15, और इक्वल्स टू 60 दे रखा है। तो क्या इसका मतलब मैं dx dy से समझूं? बोलो, क्या इसका मतलब हम ये समझे कि हमें dx dy दे रखा है? ओके, तो फिर तो सब कुछ दे दिया, और क्या चाहिए हमें? तो लगा दो r समेशन dx dy अपॉन, वही डायरेक्ट मेथड ही, क्योंकि मीन से कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। तो dx स्क्वायर इंटू dy स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ये दे रखा आपको 60, ये दे रखा आपको 180, ये दे रखा है 215, और ये लो अंडर रूट। बोलो कितना आंसर आता है? 0.30 बता रही है चंचल। ओके, चलिए, कोई है जिसको डाउट नहीं है, या कर रहे हैं अभी? कर लो, अगर कर रहे हो तो आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। ओके, चलिए, जब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने से पहले आपको एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने से पहले एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा आपको, वो मैं बता देता हूँ। आर निकालने का एक और फॉर्मूला है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स का अंडर रूट और वेरिएंस ऑफ वाई का अंडर रूट। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बोलिए, क्या दोनों फॉर्मूले सेम है? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स लिखें या वेरियस का अंडर रूट लिखें, बात तो एक ही है। बोलिए, क्या बात तो एक ही है? चलिए, अगर बात एक ही है तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ द कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 10, ये लो, एंड द वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई सिक्सटीन, ठीक है, ये थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा अपने को। लो जी, तो वेरिएंस दे रखा है 16, तो क्या अंडर रूट कर दूं, एंड 9, तो इसका भी अंडर रूट कर दें, तो आ जाएगा 10 अपॉन 4 इंटू 3, 10 अपॉन 12। बोलो कितना आता है? 0.83। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी को डाउट?
ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है। कैसा लग रहा है कोरिलेशन? इजी है, हार्ड है, कैसा है? कोरिलेशन का चैप्टर कैसा है? एवरेज है, ठीक है। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आर जो है वो 0.5 है, ठीक है। समेशन एक्स वाई, मतलब कि dx dy है, ये 120 है। समेशन एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये dx स्क्वायर है, ध्यान रखना, 90 है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वाई नहीं, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जो है वो 8 है। आपको बोला है नंबर ऑफ आइटम बताइए, एन पता करना है। तो बताओ क्या इससे एन पता चल सकते हैं? क्या इससे एन पता चल सकते हैं? चल सकता है, कैसे समझना। अच्छा, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ना, एक बात सुनो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो है ये बड़ा इजी, पर कुछ बच्चे इसको लिंक नहीं कर पाते कि पता नहीं ये कैसे निकलेगा। कोई है ऐसा जिसके माइंड में ये नहीं आ रहा कि ये निकलेगा कैसे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोलिए, आप में से कोई ऐसा है जिसको ये लग रहा हो कि सर ऐसे क्वेश्चन में मुझे ये समझ नहीं आता कि करें क्या, कैसे स्टार्ट करें? स्टार्ट करने के बाद तो बहुत इजी लगेगा, पर स्टार्ट कैसे करें? बोलो भाई फटाफट। क्या ऐसा किसी को लग रहा है कि सर हमें इसमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, या फिर सबको पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? क्योंकि दो चीजें ना, या तो मैं क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, आप पढ़ लोगे, हो गया काम, और या फिर आप ये समझोगे कि ऐसे क्वेश्चनों को करते कैसे हैं। तो सुनो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में आपको वो चीज उठानी चाहिए जो वैल्यू आपको निकाल के दे रखी है। बताओ, एक्स समेशन एक्स वाई कोई वेरिएबल है, मतलब कोई मेजरमेंट है, या सिर्फ एक वैल्यू है? ये कोई मेजरमेंट हमने निकालने वाला मेजरमेंट है, या सिर्फ वैल्यू है एक? हम जो चीजें कैलकुलेट करते हैं, मीन मोड मीडियन वगैरह, क्या ये उनमें से कोई है, या फिर ये निकालने का एक वैल्यू है सिर्फ? बोलो भाई। सिर्फ वैल्यू है, ये कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। समेशन एक्स स्क्वायर कोई मेजरमेंट है, या कोई आइटम है जो हम निकालते हैं? बोलो भाई, जल्दी बोलो। क्या हमने कभी ऐसा बोला, या किसी क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि समेशन एक्स निकाल के दिखाओ, समेशन एक्स वाई स्क्वायर निकाल के दिखाओ? नहीं। अच्छा, मैं अगर कहूं कि आर एक मेजरमेंट है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एक मेजरमेंट है, तो बोलो क्या ठीक कह रहा हूं? इन सारी इंफॉर्मेशन में से दो ही मेजरमेंट है, एक तो आर और एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा होगा ना, उसमें कोई ना कोई मेजरमेंट जरूर दे रखा होगा। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि उस मेजरमेंट का फॉर्मूला लिख दीजिए। जैसे आर है तो आर का फॉर्मूला लिख देते हैं, समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो यही फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूले और भी है, पर मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, समेशन डी वाई स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। बोलो यही होता है क्या? बोलो भाई बोलो, क्या यही फॉर्मूला है?
तो हमें जो चाहिए n, क्या वो हमें इस फॉर्मूले से मिल सकता है? यस। तो चलो रख के देखते हैं। हमने यहाँ पे 8 रखा, क्या हमारे पास dy स्क्वायर है? बोलो, क्या हमारे पास dy स्क्वायर है क्या? नहीं। तो dy स्क्वायर लेने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ हमें ये पता है dx xy ये वाला 120 ये पता है, एक्स स्क्वायर 90 ये वाली वैल्यू भी पता है, और ये नहीं पता। ठीक है, बोलिए क्या इतनी कैलकुलेशन समझ में आ गई? ठीक है, अब हम रिप्लेस कर देते हैं 90 इंटू समेशन डी स्क्वायर अंडर रूट 120 अपॉन 0.5 कर दूं, चलेगा? बोलिए, ऐसा चलेगा? रिप्लेस कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो क्या ये 240 आ जाएगा? ठीक है, और इसका अंडर रूट हटा के मैं 240 के स्क्वायर लगा दूं तो बोलो, इसके अंडर रूट हटा के 240 के स्क्वायर लगा दूं तो चलेगा? और 240 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो, 240 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो, 57,600। ठीक है, और मैं इधर डी स्क्वायर निकालने के लिए इस 90 को यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो 90 डी स्क्वायर था, मैं उसमें से 90 इधर ले आऊं तो क्या डी स्क्वायर निकल के आ जाएगा? 640। बोलिए जी, बात समझ में आई? बोलो, समेशन डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर 640 कैसे आई? ये बात समझ में आई? ओके, अब यहाँ पे रखने वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, चलो रख के देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 640 अपॉन एन का अंडर रूट। क्या अंडर रूट हटा के हम 8 स्क्वायर कर सकते हैं? ठीक है, तो n इक्वल्स टू 640 अपॉन ये वाली वैल्यू 64 यहाँ रख दें, तो क्या n 10 निकल के आ जाएगा? बोलो भाई, क्या आसान था? बस जो मेजरमेंट आपको दे रखा है ना, आप उसके फॉर्मूले रखते जाओ, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई डाउट है तो बोलो, जितने हमने कर लिए उसमें। नहीं है? चलो, तो होमवर्क लिखिए, आप होमवर्क लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 होने लायक है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 13 14 एंड 15, बस 7 14 7 13 14 15 4 क्वेश्चन करने हैं। रहेंगे 7 13 14 15 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।